Welcome back to my YouTube channel, and this is a replication biology series. So dear friend, अब तक हम लोगों ने क्या जाना? बेसिक्स जाना, क्यों डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने इंजाइम्स के बारे में जाना, वेरियस इंजाइम्स। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनिज्म में कैसे रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, सो चलते हैं। सबसे पहले क्या है, डीएनए और एटीपी का इम्पोर्टेंस है और सेक ए का इम्पोर्टेंस है। हम सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करेंगे, हाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। सो डियर फ्रेंड, डायमिथाइल ट्रांसफरेज add methyl group to adenine within every GATC sequence। और ये कितना होता है? 11 टाइम, which I have already discussed। अगर एक भी लेक्चर आप लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे, पाइपलाइन में नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, हर छोटी सी चीज को बार बार देखना है। ठीक है, नोट दैट द सीक्वेंस इज अ पैलिंड्रोम। ओके, typically a genome is fully methylated at GATC sequence। जो जीनोम रहेगा इकोलाई का, वो जीनोम हमेशा क्या होगा, मिथाइलेटेड सीक्वेंस कंटेन करेगा। एडेनिन जहाँ होगा वहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, और डीएनए एडेनिन मिथाइलेज, जिसे हम डैम कहते हैं, वो इस काम को करेगा। ठीक है, दिस सिचुएशन इज चेंज आफ्टर ईच GATC सीक्वेंस इज रेप्लिकेटेड, or each and every time this methylation will take place for the next round of replication, because a residue is in a newly synthesized DNA strand or unmethylated, that is called as DNA methylated or non-methylated DNA hybrids। जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, उसमें क्या होगा, एक पे तो मिथाइल ग्रुप होगा, दूसरे पे नहीं होगा। तो वो हेमी मिथाइलेटेड सिचुएशन से हम क्या करते हैं, फिर से इकोलाई क्या करता है, उसे मिथाइलेट कर देता है, ताकि नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड मिथाइलेटेड हो। अगर मिथाइलेटेड नहीं है तो डीएनए ए जाकर के बाइंड नहीं करेगा। जस्ट माइंड इट। ओके, सो हेमी मिथाइलेटेड स्टेट ऑफ न्यूली रेप्लिकेटेड ORIC डीएनए इज डिटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड SEC-A। जो नया प्रोटीन, जैसे नया स्ट्रैंड बना, ठीक है, that the newly synthesized DNA molecule is non-methylated, and this is recognized by SEC-A. SEC-A bind tightly to the GATC sequence, but only when it is hemimethylated। hemimethylated means what? one stranded, जैसे DNA रेप्लिकेशन में 2 स्ट्रैंड होगा ना, एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, क्योंकि DNA जो रेप्लिकेशन होता है हमेशा मैं बता रहा सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का ही होगा, तो हेमीमिथाइलेटेड कंडीशन तो होएगा, तभी ये SEC-A क्या करेगा, बाइंड करेगा। दिस बाइंडिंग साइट बिफोर दे कैन बिकम ए फुल्ली मिथाइलेटेड बाय डैम मिथाइल ट्रांसफरेज। तो SEC-A क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। जब हेमी मिथाइलेटेड डीएनए स्ट्रैंड होगा तो रिकॉग्नाइज करेगा, और SEC-A जस्ट क्या करेगा, उसे मिथाइलेट ग्रुप GATC सीक्वेंस पकड़ेगा, वहां पे डैम मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू क्या करेगा, फिर से मिथाइलेशन करा देगा। ये क्या हो जाएगा, फिर से पूरा GATC जहां सीक्वेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, फिर से वो मिथाइलेटेड हो जाएगा। तो मिथाइलेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज्ड बाय डीएनए। आगे बढ़े, चलिए, थैंक यू। चलिए, तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या किया है, डायग्राम दिया। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। So as you can see here, this is your DNA molecule. On adenine it is methylated, so this is called parental DNA. Now during replication, as you can see, this is parental type and this is new type, and this is hemimethylated DNA, and this hemimethylated DNA and again methylated by recognition. This is recognized by SEC-A। SEC-A क्या करेगा, इसे रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्निशन के बाद क्या करेगा, डैम को इंट्रोड्यूस करेगा, एंड देन डैम विल ट्रांसफर a methyl group on adenine residue। As soon as adenine is transferred to that GATC sequence, then it's again converted to the parental form। So again during the next round of replication, the same process will go। So hemimethylated DNA must be required
फॉर दिस प्रोसेस। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सेम थिंग हमने क्या किया है, एक बुक से कट करके आपके लिए रखा है। दिस इज ए स्नैपशॉट फ्रॉम द वाटसन बुक। सो आपको ये आराम से समझ में आएगा कि कैसे पहचानता है वैसे मॉलिक्यूल को जो हेमीमिथाइलेटेड डीएनए होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए फिर क्या होगा, रीइनिशिएशन होगा भाई, पैरेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर से आएगा, फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन चलेगा, फिर यही काम होगा। तो ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से देखो, मजा आएगा। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। ये मेरा पुराना डायलॉग था, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरा एक बहुत अच्छा कोटेशन था। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता था कि मजे नहीं आया तो पैसे वापस। आपको बहुत मजा आने वाला है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप रियली समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, रटने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी मेरी क्लासेस में, ठीक है। इसलिए मेरा पूरा ध्यान है आपको कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाना, कॉन्सेप्ट देना, रेदर देन की बस ऐसे ही कुछ पढ़ा के चले जाना। बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, बट माई एम इज टू मेक यू श्योर दैट वेन एवर यू फॉलो एनी बुक यू विल अंडरस्टैंड दैट बुक। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप ये बुक पढ़ो, मैं कहता हूँ कोई भी बुक पढ़ो। इंफॉर्मेशन इज really flooded in all the book, but you have to understand which book is really important for you, and I will tell you which portion is important from that particular book. So आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप हमारे लेक्चर को फॉलो करो, मजे लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली आ गए पूरा कहानी के जिस्ट पे, ठीक है। ये है भैया आपका TUE, ठीक है। क्या होता है आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये होता है 13 बेस पेयर के कंसेक्वेंस सीक्वेंस, ठीक है। और यहीं पे भैया मेल्टिंग होती है, और यहीं पे डीएनए बी आकर के डीएनए सी के साथ लोड होता है, ठीक है। एंड डीएनए ए प्रोटीन, दैट इज डीएनए ए प्रोटीन binds to the 5-9 base pair sequence in which R1, where is R1? R1, R2 and R4 are really very important for binding of DNA A, ठीक है। समझ में आई बात। और ये बाकी जो है ये भी हेल्प करते हैं। ए जो है पॉजिटिवली रेगुलेट करता है लोन, और ए निगेटिवली रेगुलेट करता है, बट टुगेदर दे रेगुलेट पॉजिटिवली। ये याद रखना, दोनों टुगेदर काम करेंगे तो पॉजिटिवली रेगुलेट करेंगे, सिंगल काम करेगा तो ए पॉजिटिव रेगुलेशन करेगा और ए नेगेटिव रेगुलेशन करेगा, ठीक है। उतना समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो, क्योंकि हम आगे लेक्चर में ये सारी चीज़ों को फिर से बताएंगे। फॉर रेफरेंस आई हैव टेकन सम फिगर फ्रॉम हुसैन बायोलॉजी लेक्चर, सो यू कैन फॉलो देयर लेक्चर ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म रिविजन। सो उनका जो वे ऑफ एनिमेशन डिजाइनिंग है, दिट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सो my personal suggestion, if you really want to follow some channel, you can follow Hussain Biology for the animation point of view. समझना है तो यहाँ पे समझो, ठीक है। जिनकी इंग्लिश कमजोर है they can watch my lecture. Really I am damn sure you will understand all the ideas. Okay? DNA has higher affinity to R site than I site. यहाँ पे देख रहे हैं, हटा दें ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। यहाँ पे देखिए R साइट भी है और I साइट भी है, ध्यान से देखिए। लेकिन जो डीएनए ए की बाइंडिंग जो एफिनिटी है, एफिनिटी में कहने वाला लगाव, ठीक है, वो आर साइट से ज्यादा है इन कंपेरिजन टू आई साइट। ओके, सो आई साइट विच बाइंड ओनली टू एटीपी बॉन्डेड डीएनए, एटीपी से अगर बाइंड है डीएनए तभी वो आई साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। सो डीएनए ए इज अगेन ए ट्रिपल ए एटीपीएज फैमिली प्रोटीन। सो ये फैमिली प्रोटीन होता क्या है, हमने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा है। अगर आप इस पे जवाब देंगे तो मुझे रियली बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। आई एम रियली हैप्पी इफ यू कमेंट मी ऑन डीएनए ट्रिपल ए एटीपीएज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस। ओके, समझ में आया। सो अलाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एक्टिव एंड इनएक्टिव डीएनए। सो आई साइट बेसिकली आपको क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेशन बताता है कि कौन एक्टिव डीएनए है और कौन इनएक्टिव डीएनए है। बट डीएनए बाइंड करेगा आर साइट पे, तो एफिनिटी सबसे ज्यादा किससे है, आर से, ठीक है। चलिए, हमें जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। द
associated strain in nearby DNA leads to denaturation at AT rich sequence, that is the DUE region. The complex formed at a replication of origin also includes several DNA binding protein, that is HU, that is histone like protein, IFS, and these all. So these all facilitate DNA binding. Okay, so this is really very important for you guys. Okay, so let go into the deep. So देखिए इसको कितना ब्यूटी देखिए इसका, कैसे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हो सकता है, कैसे यूनिडायरेक्शनल, कैसे थीटा फॉर्म हो रहा है. अब देखिए ध्यान से थीटा बन रहा है या नहीं बन रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड थीटा टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सो सबसे पहले हमें DNA के बारे में जानना है थोड़ा, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें क्या करना है, धीरे धीरे जाना है, मगर हाँ श्योरिटी है मुझे बहुत अच्छे से जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, DNA हैज 4 डोमेन विद ईच डोमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक टास्क. 4 डोमेन है इसके पास और बहुत ही स्पेसिफिक टास्क है. हाँ, देयर आर 11 DNA बाइंडिंग बॉक्स, that is from the R box. Okay, so in E. coli replication, which 3 boxes R1, R2 and R4 have highly conjured the 9 base pair consent sequence. So इसमें R1, R2 and R4 क्या है, ज़्यादा एफिनिटी है, हाईली कंजर्व्ड है, इसीलिए इस पे बाइंडिंग ज़्यादा अच्छे से होती है. ठीक है, समझ में आया. सो हाई एफिनिटी जो होती है इन DNA बॉक्सेस की इन्हीं यूनिट के साथ होती है. ठीक है, समझ में आया. देन गिव मी दिस थंब. यस, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, दे बाइंड टू DNA ADP and DNA ATP. These equal affinities and are bounded by DNA, although the most important the cell cycle and form a scaffold on which rest of the origome assemble. जो 8 जो है वो ऑरिजोम में होता है, मगर उनकी एफिनिटीज क्या होती है, लो होती है. ठीक है, समझ में आया. चलिए, तो यहाँ पे बस वही चीज़ें हैं, बार बार डिस्कस मैं नहीं करूँगा ये सारी चीज़ें, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ए लॉट अबाउट दिस थिंग्स. सो जस्ट आई एम स्किपिंग. इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, सो जस्ट गो टू द प्रीवियस लेक्चर. बेसिकली आप उस लेक्चर में देखो वेयर आई हैव कवर्ड एंजाइम्स फॉर DNA रेप्लिकेशन. ओके, क्योंकि आप कंटिन्यूअस में नहीं देखोगे तो आपको रियली बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को अच्छे से देखते हैं. द सोर्स इज टेकन फ्रॉम हुसैन बायोलॉजी. ठीक है, ये है भैया पूरा, हम पहले ला ही ले, है ना. ये है आपका DUE का फुल फॉर्म होता है DNA अनवाइंडिंग रीजन, एंड DAR का होता है DNA असेंबली रीजन. DNA यही आता है ना, इसी R बॉक्स से आकर बाइंड करता है. तो यहाँ पे क्या होती है, अनवाइंडिंग होती है, और यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होता है. अब आपको समझ में आया कि क्यों नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जरूरी है. तो पहले से ही DNA क्या होता है, बिफोर स्टार्टिंग DNA इज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग. एंड इफ यू डोंट नो गाइज, जस्ट गो एंड सर्च माई टोपोलॉजी lecture. So if you go there and you will understand DNA topology, then this is really very easy for you guys. Okay, so first of all DNA क्या आता है, यहाँ पे आके बाइंड करता है R1 से, R2 से, R4 से, बिकॉज इनसे इनकी एफिनिटी क्या होती है, मैक्सिमम. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही से सबसे बाइंड करता है, लेकिन बाइंडिंग एफिनिटी सबसे मैक्सिमम किससे है, इसी से है. ठीक है, तो ये 9 मर सीक्वेंस होते हैं. 9 मर सीक्वेंस का जो सीक्वेंस है वो ये है, और जो 13 मर सीक्वेंस जो है वो ए है, जो कि 80 रिच सीक्वेंस है. ठीक है, समझ में आया, देख लीजिए, समझ में आया. चलिए अब हम देखते. अब आपको एक और चीज समझना क्या है, जो मैंने वहां पे छोड़ा था कि IHF क्या है और FLS क्या है. ठीक है, टुगेदर एक्ट एज इनहांसर. मैंने बोला था ना, ये दोनों साथ में जब काम करेंगे तो एक्ट एज ए इनहांसर. बट दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ होस्ट फैक्टर बाइंडिंग साइट क्रिएट किंक्स इनटू द DNA, दैट इज रेप्लिकेशन इनहांसर. ये क्या है, पॉजिटिव रेगुलेट कर रहा है. बट FLS इज अ नेगेटिव रेगुलेटर फॉर
रेप्लिकेशन। समझ में आया? आगे बढ़ें, चलिए, थैंक यू। यहाँ पे मैंने कट करके वाटसन से रखा है कि जैसे इकोलाई में 13 मर सीक्वेंस है, 9 मर सीक्वेंस है, टोटल 245 बेस पेयर का है, ठीक है। तो वैसे ही SV40 वायरस में है ना, सैक्रोमाइसिस सर्विसी में है, मतलब कि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्ट ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। सो स्टार्टिंग के लिए क्या चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही आपका DNA आएगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, बाइंडिंग के बाद क्या होगी? यहाँ पे मेल्टिंग होगी, ठीक है। जो DUE जो सीक्वेंस है, यहाँ पे क्या होगी? मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग होने के बाद क्या होगा? ये DAR रीजन है, DAR रीजन क्या करेगा कि इस DNA की प्रॉपर बाइंडिंग कराएगा और DNA ATP के फॉर्म में यहाँ पे आएगा। और ये क्या है? एनर्जी ड्रिवन फोर्स है, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगी? मेल्टिंग होगी, और मेल्टिंग होने से क्या होगा? यहाँ पे सीक्वेंस खुलेंगे, क्योंकि दिस इज AT रिच सीक्वेंस। और चाहे DNA रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, दिस रीजन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी जीन। और जीन को अगर फंक्शन करना है तो सबसे पहले वो AT रिच सीक्वेंस को खोजता है, ताकि वो आराम से अपना काम कर सके, ठीक है। समझ में आया? चलिए, जैसे ही ये सारा काम होगा तो अब यहाँ पे अनवाइंडिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। क्या होगा? DNA जैसे ही बाइंड करेगा, अदर जो AAA ATPase की फैमिली है, जैसे DNA-B, DNA-C, DNA-B और DNA-C आकर के क्या करेगा? हेलिकेज को लोड करेगा, और हेलिकेज फिर क्या करेगा? इसके जो डबल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे टूटेगा बाय द हेल्प ऑफ DNA helicase, that is DNA-B, and DNA-B and DNA-C comes together as a complex, and then as soon as DNA-B attached on the DNA, DNA-C degraded and DNA-B is able to function alone. समझ में आई बात? चलिए, so guys, अब क्या होगा? ये देखिए, DNA-B है, DNA-C है, डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जाएगा, DNA-C डिग्रेड हो जाएगा और DNA-B हाइड्रोजन बॉन्ड को साफ कर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। सो गाइज, जैसे ही हेलिकेज अनबाइंड करेगा, तैसे ही अदर फैक्टर का आना जरूरी है, एज लाइक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB प्रोटीन। क्यों आएगा? बिकॉज ये DNA क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है। दैट रेप्लिकेशन फॉर्क जो यहाँ पे तैयार हुआ है, ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA है। ये क्या है? इजिली डिग्रेड हो जाएगा, न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी और इजिली दैट कैन बी डिग्रेड। सो फॉर दिस सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन comes for protecting the single stranded DNA, and then DNA-G is really very important for priming, because DNA synthesis cannot start, DNA polymerase is not able to start synthesis alone, because they need 3' hydroxyl group, and this is done by these primers. This is actually RNA primers. समझ में आई बात? These are RNA primers. These are synthesized from RNTPs rather than DNTPs guys. Okay? चलिए, तो इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो अब क्या हुआ? हेलिकेज लोड हो गया, अनबाइंडिंग हो गई, प्राइमर आ गया, प्राइमर सिंथेसाइज हुआ। अब क्या हो? एक लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, एक लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। दिस इज, ये 5 है तो ये 3' होगा, ये 5', ये 5', ये 3'। तो ये जो स्ट्रैंड है 5' to 3', ये आपका कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड, और ये स्ट्रैंड जो है आपका, ये कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। चलिए, तो अब हम आप पहले DNA पॉलीमरेज का जो कॉम्प्लेक्स था वहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे दिया है, ताकि आप समझें कि दिस इज द कोर कॉम्प्लेक्स, दिस इज द गामा कॉम्प्लेक्स विच विल लोड द बीटा क्लैंप। ये कोर कॉम्प्लेक्स पे बीटा क्लैंप, ये देखिए बीटा क्लैंप है,
बीटा क्लैम्प क्या करता है कि डीएनए को पकड़ के लाता है, जो टेम्पलेट को पकड़ के रखता है, बीटा क्लैम्प। क्लैम्प है ना, तो क्लैम्प किस लिए? पकड़ के रखने के लिए, ठीक है। और ए डीएनए पॉलीमरेज कोर कॉम्प्लेक्स में सारी जो मेन फंक्शन है वो इस कोर का है, ठीक है। कोर क्या करेगा? जो सबस्ट्रेट जो डीएनटीपीज है उन्हें पकड़ेगा, उनको लाएगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, पायरोफॉस्फेट बाहर रिलीज करेगा, उससे एनर्जी ड्रिवन फ्रोस्ट चलेगा और आराम से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑल फंक्शन टुगेदर, अकेले कोई काम नहीं कर सकता, ऐसे भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है। तो सब ऑल थिंग्स कैन टुगेदर कैन फॉर्म फंक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत? एंड डीएनए हेलिकेज एक वैसा प्लेस आएगा वहां पे रुक जाएगा, बिकॉज डीएनए गायरेज क्या करता है? एक प्लेस पे जाके बाइंड करके रहता है ताकि फर्दर रेप्लिकेशन ना हो, क्योंकि जिसका जरूरत नहीं है सेल में, सेल क्यों चाहे? अगर कोई जीन इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अभी उसका काम नहीं है, तो वो जीन डीएनए गायरेज से कंट्रोल होगा। डीएनए गायरेज क्या करेगा? हेलिकेज को फर्दर आगे बढ़ने से रोक देगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब आपको समझना है यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, सो दिस इज शॉर्ट fragment of RNA and then RNA polymerase, DNA polymerase third able to synthesize the whole fragment of DNA. But on lagging strand, short fragment of RNA is synthesized multiple times and then from each unit replication start, and then this is called as Okazaki fragment. This is up to 200 base pair to maybe 200 base pair maybe in the length. Okay, so this short fragment is synthesized on the lagging strand and then this short fragment is again joined by the DNA ligase enzyme. Okay, आगे बढ़े। चलिए, so guys, अभी तक हमने क्या देखा? ये आपका DNA गायरेज है, ठीक है। और जब हम यूकैरियोट में जाएंगे तो DNA गायरेज को क्या कहेंगे? टोपोआइसोमरेज कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बाइंड कर गया, इसके बाद की रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे आपका ये क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्क बना हुआ है, ठीक है। एक डीएनए बी जो है दैट इज कॉल्ड एज हेलिकेज, हेलिकेज यहाँ पे बाइंड किया और अनबाइंडिंग इधर से करता जा रहा है, स्ट्रैंड खुलता जा रहा है, यहाँ तक हेलिकेज आकर के दोनों को खोल चुका है, ठीक है। चलिए, तो एक है आपका लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड। जैसे ही स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन comes together in a fashion to prevent the degradation of that single stranded DNA. So short fragment of RNA that is synthesized by DNA G, that RNA, that priming complex just give primer on the lagging strand. So this fragment is already synthesized and then this will again synthesize. This is one fragment and this is second fragment, and these two fragment is joined by the help of DNA ligase. This short fragment is called as the Okazaki fragment, and then you again देखिए आपका हेलिकेज आगे गया and then this sort of fragment is again synthesized and then at last this all fragment is joined together to form a complete single fragment. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इसे हम कहते हैं प्राइमोसोम। प्राइमोसोम क्या है? इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? डीएनए जी मिलेगा, डीएनए बी मिलेगा, डीएनए सी मिलेगा। इट विल डिग्रेड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम एंड देन अदर फैमिली ऑफ AAA ATPase together will able to form Okazaki fragment. So this is again very important to understand you guys. Okay? चलिए, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इन सबों के बारे में हमें फिर से बताने की जरूरत है। So if you want to understand about these things, just stop my video and try to write down. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। So guys, now क्या है? Now the stage is set for initiation and synthesis and elongation to proceed. But this process occur two mechanistically different pathway, that is 5' to 3' template strand and 3' to 5' template strand. हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो हम आपको इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। एंड यू नो
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है बहुत ही इफिशियंट है इन कंपेरिजन टू अदर पॉलीमरेज. इट कैन ऐड 9000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. द आरएनए प्राइमर्स दैट वाज इनिशियली एडेड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंड डिग्रेडेड बाय आरएनएज in eukaryote, not in prokaryote. This that is degraded by DNA polymerase fast. So again you have to understand. निक ज्वाइनिंग कैसे हुई? जैसे डीएनए फ्रैगमेंट बना, ठीक है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या है, फिर अगेन ये क्या है, एटीपी यानी एनर्जी ड्रिवन फोर्स है. एनर्जी ड्रिवन फोर्स के थ्रू क्या होगा, डीएनए लाइगेज आएगा और वो कंप्लीट क्या करेगा, एक फ्रैगमेंट तैयार कर देगा. दे विल ज्वाइन दिस और फ्रैगमेंट टू मेक ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, चलिए ये सब के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट, सो जस्ट आई एम स्किपिंग. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, निक ट्रांसलेशन और निक रेप्लिकेशन. जैसे डीएनए में जैसे रोलिंग सर्किल जब हम आप बात करेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे. निक क्या होता है, जस्ट एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आएगा. That endonuclease enzyme comes and just cut one of the strand, and then the DNA polymerase is able to run this process. So nick translation is again really important, or nick replication is really very important, that is driven by DNA polymerase 1. आगे बढ़े, चलिए. क्यों DNA polymerase 1 इसको करता है? क्योंकि इस बहुत शॉर्ट DNA फ्रैगमेंट को निक ट्रांसलेशन में हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, तो आराम से ऐड भी करेगा, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास दोनों है, तो आराम से इसे वो फिर से रीचेक भी कर देगा. ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए. सो ये ओवरऑल व्यू हुआ कि कैसे मेल्टिंग से स्टार्ट हुआ, कैसे आपका हेलिकेज बाइंड किया, कैसे अनबाइंडिंग हुई, कैसे रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार हुआ, कैसे डीएनए हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड को खोलते जा रहा है दोनों डायरेक्शन से, that is bidirectional replication, mode of replication, and how DNA polymerase able to synthesize the fragment of DNA on the template strand. So this all process together leads to confirmation how these things are going on. So this is, I think, really very important for you guys. So now we have to understand how, if whole the segment is synthesized, then termination is again really very important to understand. So how termination is prolonged. So let's understand the termination process. Okay, so to replication fork, the circular E. coli chromosome meet at a terminus that going contain a multiple copy, that 20 base pair sequence that is called as ter site, that is termination site. Ter sequence are arranged in on the chromosome to create a trap that a replication fork can enter out and cannot leave. So TUS क्या कहते हैं, टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस. ठीक है, TUS मीन्स टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस, एंड दिस TUS कॉम्प्लेक्स कैन अरेस्ट द रेप्लिकेशन फॉर्क फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन. ठीक है, एक ही डायरेक्शन से कर सकता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन को आपको समझने के लिए कौन किसको रोक रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो हम चलते हैं आगे. तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, हटा दें ताकि हमारा फेस क्लियर हो जाए. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये है क्लॉकवाइज फॉर्क, ये है काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क. अगर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो इधर भी रेप्लिकेशन होगा, इधर भी रेप्लिकेशन होगा, एंड टर्मिनेशन होना दोनों तरफ जरूरी है. ठीक है, तो इधर जो रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होगा टर ए करेगा और इधर करेगा टर सी. सो यू हैव टू माइंड इट. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो क्लॉकवाइज में टर ए और काउंटर क्लॉक में टर सी. देखिए, termination occur when two replication fork meet each other on a opposite side on a circular E. coli DNA. Termination site A, B, C, D, E, F are found and present in DNA. For these, ter A terminate the counterclockwise moving fork. देख रहे हैं, ter A, this is ter A. Just हम आपको पूरा रिमूव कर दें ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, पूरा हटा दें, है ना.
क्योंकि हमें कोई भी पता है कोई भी ऐसा काम नहीं करना है ताकि आपको दिक्कत हो, कोई कमी हो, ठीक है। वी विल स्टे टुगेदर एंड वी विल रियली मेक ए ब्लॉकबस्टर, ठीक है। जैसे मूवी बनता है उसी तरह से हमको करना क्या है, आप लोगों को इतना अच्छा, कोशिश मेरी यही है कि मेरी पूरी लेक्चर इसीलिए मैं बना रहा हूँ, कहीं पे बाय मिस्टेक कहीं पे कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसे माफ़ कीजिएगा। आई थिंक दिस थिंग्स आर रियली वेरी माइन्यूट मिस्टेक्स। अगर मैं कहीं कुछ गलत बोलता हूँ तो कमेंट भी कीजिए, दैट आई रियली want to make efficient for you, I really want to make lecture for good lecture for you, efficient lecture for you that help a lot for your examinations, okay। so आपको क्या याद रखना है कि जो काउंटर क्लॉक मूविंग फॉक है, ठीक है, तो टर ए क्या करेगा, काउंटर क्लॉक को रोकेगा। ए है आपका on this side, tar A terminate the counter clock moving fork and tar C clockwise, हाँ अपोजिट होगा, ठीक है। टर ए क्या करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज को करेगा, ठीक है। इधर वाले को करेगा इधर वाला और इधर वाले को करेगा इधर वाला, ठीक है। सो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको हम अगेन लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो इस पे टोपोआइसोमरेज क्या करता है। टोपोआइसोमरेज जो देख रहे हैं यहाँ पे है ना, कैटेनेटेड फॉर्म में जो जीन बन गया, क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ तो स्ट्रेचिंग के कारण क्या हुआ, डीएनए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, तो उसको रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमरेज आएगा और टोपोआइसोमरेज अगेन क्या कर देगा, क्रोमोसोम को सेपरेट कर देगा, ठीक है। सो अब इसको आराम से समझने की जरूरत है। सो एक इधर से जा रहा है तो टर ए क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, काउंटर क्लॉक, और जो राइट फॉर्म से जा रहा है वो इधर से जा करके टर सी से ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस बाय डायरेक्शनल है और टर्मिनेशन साइड पे आते हैं क्या हो जाएगी, ब्लॉक कर जाएगी। एक परमिसिव साइट होता है, एक नॉन परमिसिव साइट होता है। इसका मतलब क्या है, परमिसिव साइट क्या है कि वहाँ पे टर्मिनस साइट पे जाकर के, जैसे ही परमिसिव कहने का मतलब कि वो टर्मिनेशन को परमिट देगा, और नॉन परमिसिव कहने का मतलब वहाँ पे टर्मिनेशन नहीं होगा। तो टर्मिनेसिव साइट हमेशा क्या होगा कि वो टस और टर कॉम्प्लेक्स बनने में हेल्प करेगा, तो परमिसिव साइट होगा तभी यह क्या होगा, प्रोसेस रुकेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड आई जस्ट वांट टू कवर रोलिंग सर्किल एंड डी लूप। सो रोलिंग सर्किल हम देख लेते हैं। रोलिंग सर्किल में क्या होता है, रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन इज really very important for plasmid autonomous replicating unit that is called plasmid DNA। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ए प्लाज्मिड है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि रेप ए एक प्रोटीन है, वो आएगा और जस्ट यहाँ पे निक कर देगा। समझ में आया, यहाँ पे रेड यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आई विल चेंज द पेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट आई विल डिलीट। So rep A is really important to recognize the origin of replication, and then one of the strand is just nicked by rep A, and then क्या होगा कि जैसे ही rep A क्या करेगा, यहाँ पे निक करके 5 प्राइम फॉस्फेट पे जाके बाइंड कर देगा, यहाँ पे जाके बाइंड कर देगा, क्योंकि ये अगेन सीलिंग भी करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था रोलिंग सर्किल में या तो सर्कुलराइज होगा या अदरवाइज वो लीनियर फॉर्म में भी रह सकता है, तो सर्कुलाइजेशन के लिए फिर रेप ए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू गाइज कि कैसे रेप ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही निक हुआ तो 3 प्राइम आपका क्या हो गया, फ्री ग्रुप मिला, 3 प्राइम OH जैसे ही मिला, नाउ रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट। सो अब यहाँ पे क्या होगा, निक्लोटाइड आएगा, यहाँ से DNTPs मिलेगा और क्या होगा, एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से पूरा स्ट्रैंड निकलेगा, देख रहे हैं, ये स्ट्रैंड बाहर जा रहा है और जैसे ही ये एक आप अप टू ए लिमिट ये क्रॉस करेगा तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो क्या होगा, अगेन प्राइमर शॉर्ट फ्रेगमेंट दैट इज द प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड एंड दिस प्राइमर विल अगेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड स्ट्रैंड।
So after completion you have this type of DNA. On 5 prime phosphate you have rep A, that is on the 5 प्राइम। तो 3 प्राइम से तो भैया न्यूक्लियोटाइड आया, अटैच होकर के जा रहा है, और 5 प्राइम पे क्या है, रेप ए बैठा हुआ है। रेप ए क्या करेगा, डीएनए लाइगेज को बुलाएगा और फिर से इसको सील कर देगा और आपको 2 डीएनए डाउटर स्ट्रैंड आपको दिखाई देगा, 2 डीएनए डाउटर प्लाज्मिड आपको मिलेगा। तो ए बेसिकली प्लाज्मिड फॉलो करती है डीएनए रेप्लिकेशन को। एंड डी लूप क्या होता है? डी लूप इज रियली very important for you guys. Basically this type of replication is found in mitochondria and chloroplast. Okay, or you know that this is maternal inheritance. Mitochondrial gene कहाँ से, मदर से आता है, फादर से तो आता नहीं, क्योंकि फादर का तो बस न्यूक्लियस जाता है during the time of reproduction. Only the father nucleus is able to fertilize the egg. So these all mitochondria and chloroplast is maternal in nature, and this type of replication is unidirectional. यहाँ पे क्या था, बाई डायरेक्शनल चला रहा था, लेकिन डी लूप क्या है, यूनिडायरेक्शनल। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट लूप रेप्लिकेशन, एंड दिस इज ऑलवेज प्रीफर्ड इन हायर मैमल्स एंड हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होंगे, इसको समझने का बहुत जरूरत है। ठीक है, जो एम्प्टी जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें क्या होगा, 2 चेन होगा, एक हैवी चेन होगा, एक लाइट चेन होगा। अंदर वाला क्या है, लाइट चेन है, और बाहर वाला हैवी चेन है। ठीक है, देन द हैवी चेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्यूरिन एंड द लाइट चेन इज मेड अप ऑफ पैरामिडीन, दैट इज साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल मे बी प्रेजेंट। यही होगा ना पैरामिडीन, जबकि डीएनए में यूरासिल नहीं होगा, तो क्या होगा, साइटोसिन और थायमिन होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि जो लाइट चेन है वो हमेशा किस चीज का बना हुआ रहेगा, पैरामिडीन का बना हुआ रहेगा, और हैवी चेन किस चीज का बना रहेगा, प्यूरिन का बना हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंड? सो एम्प्टी डीएनए हैव 2 strands, that 2 strand is in circular in nature, then they have 2 chain, that is heavy chain and the light chain, and heavy chain is composed of adenine and guanine, which is basically purine. And in light chain, cytosine and thymine is present, and this light chain is composed of pyrimidine. If you don't know about purine and pyrimidine, just go and try to understand the DNA structure from my YouTube channel. Okay? आगे बढ़े। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हैवी चेन और लाइट चेन। सबसे पहले जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, you know, this D loop replication mode of replication have 2 different origin of replication, one for heavy chain and one for the light chain. And the initiation of D loop replication start from the heavy chain, and then as you can see here, this is the uplifted structure form that is in the D form. So this mode of replication is called as D loop replication. देख रहे हैं यहाँ पे D बन रहा है, इसीलिए इसे हमको आते हैं D loop replication. ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो हैवी चेन में क्या है, प्यूरिन है, तो यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा वो क्या होगा, पैरामिडीन होगा। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पे सिंथेसिस होगा। चलिए इसको और अच्छे से क्लियर करके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या है, एक हैवी चेन है और एक दूसरा लाइट चेन है। यू नो, यू हैव 2 चेन, one heavy and second one is the light one. You know, heavy chain is 66% of the total genome, and the light chain is only 33%. Okay, so this heavy chain, likewise light chain फिर बाद में सिंथेसाइज होगा, पहले हैवी चेन की सिंथेसिस होगी, देन फिर उसी सेम तरीके से क्या होगा, लाइट चेन की सिंथेसिस होगी। ठीक है भैया, सिंथेसिस तो हो गया, तो एक तो ए बन गया और एक लाइट बन गया। फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो यहाँ पे दूसरा बनेगा। ठीक है, और फिर हैवी चेन पे भी सेम होगा, तो यहाँ पे एक हैवी चेन बना और यहाँ पे एक लाइट चेन बना। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम हैव I just want to erase, this is the heavy one, and I will change the color to make you understand
लिटिल बिट मोर, ऐसा होना चाहिए, 1 फॉर हैवी एंड 1 फॉर द लाइट। सो यहाँ पे तो भाई दोनों होंगे, और रियल फंडा यहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेशन। सो होमोलोगस सीक्वेंस क्या करेगा, एक इसका आएगा एक इसका आएगा, और दोनों इस तरीके से फिर क्या करेंगे, एक हैवी एक लाइट में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, और ये जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज गैमा। ठीक है, ये याद रखिएगा, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज, कि ये जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, कौन कंट्रोल करता है। सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज गैमा। ओके, आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, and I will just back as soon as possible. See you soon guys.